नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि आपके यूजीसी नेट पेपर 1 के हायर एजुकेशन सिस्टम के पार्ट के अंतर्गत आएगा। और टॉपिक आपका मैकाले मिनट यानी कि मैकाले का विवरण पत्र 1835। तो ये टॉपिक आपके एजुकेशनल इफोर्ट्स इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया के वीडियो सीरीज का सेकेंड पार्ट है। यानी कि प्रीवियस वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था उसी सीरीज़ का ये सेकेंड पार्ट है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए। इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि जब आपका कंट्री, आपका देश, हमारा देश आज़ाद हुआ तो एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए आज़ादी के बाद। यानी कि हमारे पास बहुत सारे कमीशन आए, बहुत सारे पॉलिसीज़ आई, जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को आगे और आगे बढ़ाती चली गई। लेकिन ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का काल था, 1947 से ये स्टार्ट हुआ। लेकिन अगर इसके पहले का देखा जाए तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व जो हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए जो प्रयास हुए उस पर भी हमें फोकस करना है, ताकि हम समझ सकें कि हमारे एजुकेशन सिस्टम का देखें तो बेस कहाँ से, एक आधुनिक एजुकेशन सिस्टम का बेस हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ, फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम का बेस कहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो देखिए मोस्टली हम बता दें कि अंग्रेज जो थे ये हमारे एजुकेशन सिस्टम को चाहते या न चाहते हुए भी बहुत कुछ देखे गए। ठीक है, हमें एक स्ट्रक्चर देखे गए फॉर्मल एजुकेशन का, जिसके आधार पे हमने अपना पूरा का पूरा आज एजुकेशन सिस्टम जो खड़ा किया है उसका देखें तो बीज बोने का काम क्या अंग्रेज ने किया था। देखिए हम ये नहीं कहेंगे कि पूरा फोकस देखें तो अंग्रेज का एजुकेशन सिस्टम इंडिया में डेवलप करने का था, नहीं, उनको यहाँ पे शासन करना था। शासन करने के लिए उनको उनकी फैक्ट्रियों में काम करने के लिए कर्मचारी भी चाहिए थे। हमारे यहाँ उनको रूल करने के लिए सैनिक भी चाहिए था। तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल था कि उनका जो लैंग्वेज पे फोकस ज़्यादा होगा, कि हमारे यहाँ पहले उनका लैंग्वेज डालें। लैंग्वेज डाला जाएगा तो कल्चर आएगा, फिर कल्चर के साथ साथ हम स्किल भी डेवलप करेंगे। जिस जिस चीज़ों में ज़रूरत होगी हम यहाँ के लोगों को उस फील्ड में स्किल्ड करेंगे और अपना काम चलाएंगे। लेकिन हेड कौन रहेगा? अंग्रेज ही रहेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इन्होंने ज़्यादा प्रयास किया हमारे, अगर देखें तो प्री इंडिपेंडेंस इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में ज़्यादा योगदान इन्होंने दिया। और हम आपको कल जो डिस्कस कर रहे थे उस पर हम थोड़ा सा अभी डिस्कस करेंगे, ताकि आपको प्रीवियस वीडियो का थोड़ा सा जो कंक्लूज़न है वो आपको मिल जाए, ताकि हम फिर आगे वीडियो पे डिस्कस करें। देखिए वीडियो हमारा बड़ा होता है, लेकिन वीडियो में हम काफ़ी कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको डिलीवर करने का। तो देखिए ये आपका स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व हो गया, और ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की बात हो गई। हमारा एंशियंट एजुकेशन सिस्टम भी था, जो कि काफ़ी देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त था, जिसका हम कहें तो आज भी उसका तोड़ नहीं है। हमारा तक्षशिला, नालंदा, ठीक है, ये सब काफ़ी तगड़े विश्वविद्यालय थे, जहाँ पे बहुत सारे कंट्री के लोग आके एजुकेशन सिस्टम में पार्टिसिपेट करते थे, नॉलेज लेते थे। लेकिन काफ़ी युद्ध हुआ और ये क्या था, ये गैप हुआ। ठीक है, हमारे पास कुछ नहीं बचा रह गया, हमारे पास खंडहर, शिलालेख और जो भी था इतिहास, कुछ जो मिला वो मिल पाया आपके हिंदुस्तान जो आए थे चीन से, फाहान आदि जो यहाँ पे पढ़ने लर्नर्स आए थे, उनके देखें तो जो उनकी हिस्ट्री थी, जो उन्होंने अपनी हिस्ट्री में कुछ चीज़ें लिखी थी, इतिहास की किताबों में कुछ लिखी थी, तो उनसे ही हमें कुछ प्राप्त होता है ज्ञान। हमारे जो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम में जो चीज़ें थी उसका ज्ञान हमें प्राप्त होता है। तो ये क्या था, ये गैप हो गया ना, तो हमारा जो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम का जो हमें मूल्यवान चीज़ें प्राप्त होनी थी वो हम नहीं प्राप्त कर पाए। जो हमारा वेद का सिस्टम था, ठीक है, हमारे जो वेद सिस्टम का पूरा वो काल रहा, जो हमारे 4 वेद वहाँ पे डेवलप हुए थे, उसके अनुसार पढ़ाइयाँ चलती थीं, वो चीज़ें हम आगे लेके नहीं आ पाए। ठीक है, तो सब चीज़ें वहीं नष्ट हो गई। तो जब अंग्रेज़ आए तो देखें हमारे यहाँ एक फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम का बेटर देखें
तो न्यू इन्होंने रखा। देखिए ऐसा नहीं कहते हैं कि कुछ भी हमारे पास नहीं था, थोड़ा सा चीज़ें थी हमारे पास। एजुकेशन सिस्टम में जो प्रचलित एजुकेशन सिस्टम थी, अंग्रेज जब आए उस समय हमारे पास मकतब थे, मदरसे थे, हिंदू पाठशालाएँ थीं, टोल थे, हमारे पास अग्रहार थे। तो ये सब एजुकेशन के लिए काम करते थे। ये हमारा एक सेंटर था जहाँ पे हम एजुकेशन प्राप्त करते थे। लेकिन एंशिएंट इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम था वो हम लेके नहीं चल पाए थे, क्योंकि वो ख़त्म हो गया था। तो अंग्रेज़ जब आए ना, तो वो देखें तो यहाँ पे थोड़ा फॉर्मल तरीके से एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने का काम किए। तो अब हम ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, अब हम बता दें कि यहाँ पे हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ फिर से हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए, जो कि हायर एजुकेशन तक अंग्रेज़ों ने काम किया। और 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ तो हमने क्या किया, अपना एजुकेशन सिस्टम अपने हाथ में लिया और हमें जो नीड थी उसको हमने डेवलप किया। तो राधा कृष्णन आयोग हुआ या आपका कोठारी आयोग हुआ, ठीक है, ये सब आगे आपके लिए इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत सारे सिफारिशें कहीं, बहुत सारे इन्होंने काम किए, हमारे एजुकेशन सिस्टम को रिव्यू किया, तो बहुत सारा काम हुआ। तो देखिए हम प्रीवियस वीडियो में जो पढ़े थे उसमें हम एक चीज़ आपको बता दें, एक मूल्यवान चीज़ हमने डिस्कस किया था आपके साथ कि भारत में प्रथम ग्रेजुएट कॉलेज जो था आपका 1575 में गोवा में पुर्तगालियों के द्वारा खोली गई थी। याद रखिएगा, कल के वीडियो का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मूल्यवान जो है एक पॉइंट था। सेकेंड था कि जब हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उन्होंने जो एजुकेशन सिस्टम में जो प्रयास किए उसमें एक मूल्यवान चीज़ थी कि वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 ईस्वी में कलकत्ता मदरसा जो था उनकी स्थापना कराई, वारेन हेस्टिंग्स ने। सेकेंड कल के वीडियो का इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि आपका 1971 में, ठीक है, सॉरी 1971 नहीं, हमने थोड़ा सा इरर कर दिया, याद रखिएगा 91, ठीक है। हो सकता है प्रीवियस वीडियो में हमने कहीं अगर 1971 बोला हो तो थोड़ा सा कंफर्म हो जाइए फिर से कि 1791 यानी 1791 में जोनाथन डंकन ने, जो कि आपका सेकेंड पॉइंट जो है कि 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। तो 2 पॉइंट ये हो गया, ठीक है। पहला, वारेन हेस्टिंग्स ने आपका 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना करी और सन 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। कल की वीडियो का अगर देखें तो ये मेन पॉइंट था। और आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, उन्होंने 1813 में, ठीक है, याद रखिएगा 1813 में शैक्षिक आज्ञा पत्र यानी कि एजुकेशनल देखें तो मैंडेट एक जारी किया था। और यह आज्ञा पत्र जो था एवरी ईयर, मतलब एवरी 10 ईयर्स पे, हर 10 वर्ष पे ब्रिटिश संसद के समक्ष रखा जाता था। इसलिए नवीनीकरण के लिए, यानी कि फिर से जो पुरानी चीज़ थी उसको फिर से नए रूप से प्रस्तुत किया जाए और फिर लागू कराया जाए, उसमें नई नई चीज़ें डाली जाएँ जो पुरानी हो गई हैं, ठीक है। तो इसलिए 1800 आपका 13 में जब यह आज्ञा पत्र जो था ब्रिटिश संसद में पेश किया गया, ठीक है, तो उस समय एक धारा थी, धारा 43 जोड़ दिया गया इस आपके आज्ञा पत्र में। और यही धारा क्या किया, इसी धारा ने हमारे यहाँ बहुत सारा एजुकेशन सिस्टम में परिवर्तन लाया, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम बता दें कि इस धारा में कहा गया था कि प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की धनराशि साहित्य के देखें तो पुनरुत्थान, ठीक है, यानी कि पुनः जीवित करने के लिए और उन्नत के लिए भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने के लिए ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में वैज्ञानिक ज्ञान के प्रारंभ और प्रसार के लिए व्यय किया जाएगा, ठीक है। ये बात कहा गया धारा 43 में। कब? आपका
सन 1813 में शैक्षिक आज्ञा पत्र में। लेकिन यहाँ पे 1 लाख रुपए जो था, ये एक प्रॉब्लम हो गया कि इसकी बातों में, मतलब इसके 1 लाख रुपए का जो बात हुआ, इसमें ये नहीं कहा गया कि इस पैसे को कैसे खर्च किया जाएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था ये क्लियर नहीं कर पाए, किस माध्यम से एजुकेशन दिया जाए इन्होंने ये क्लियर नहीं कर पाया। इन्होंने ये नहीं बताया कि कौन से विषय पे ये पैसे खर्च किए जाएं, यानी कि कहाँ का विषय सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, नीचे वालों को पढ़ाया जाए, यानी कि जैसे कि प्रारंभिक शिक्षा में पढ़ाया जाए या उच्च शिक्षा में ये पैसे खर्च किया जाए। इन लोगों ने कोई पॉलिसी, कोई स्ट्रक्चर, कोई मॉडल ही नहीं पेश किया। तो ये एक प्रॉब्लम हो गया था। और ये विवाद 1913 से लेके देखें तो ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है, पश्चिम सभ्यता का जो ज्ञान विज्ञान था उसको पढ़ाया जाए, ये यहाँ का जो साहित्य इतिहास था उसको पढ़ाया जाए, उसके ज्ञान को लोगों में सब्जेक्ट के रूप में दिया जाए। तो ये सब चीज़ें जो थी 20 वर्ष तक चलती रहीं। फिर इसका अंत हुआ आपका 10 जून 1834। ठीक है, 10 जून आपका 1834 में क्या हुआ, आपका लॉर्ड मैकाले का एंट्री हुआ इंडिया में। किस पोस्ट में? गवर्नर जनरल की काउंसिल के एक सदस्य के रूप में, एक मेंबर के रूप में इनका इंडिया में एंट्री हुआ। और फिर लॉर्ड मैकाले को, ठीक है, विलियम बेंटिक ने लोक शिक्षा समिति का प्रधान नियुक्त कर दिया। किस लिए? ताकि ये जो 1 लाख रुपए का प्रॉब्लम था 1813 के शैक्षिक आज्ञा पत्र का, ठीक है, धारा 43 का, तो 1 लाख रुपए का जो देखें तो सही से उसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाए, जो क्लियर नहीं हो पाया था, जो विवाद था, उसको देखा जाए तो सुलझाने के लिए विलियम बेंटिक ने मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रधान नियुक्त कर दिया। और मैकाले से कहा गया कि वह जो था आज्ञा पत्र का देखें तो सही से व्याख्या करें, यानी कि धारा 43 की सही से व्याख्या करें और 1 लाख रुपए की धनराशि को व्यय करने का एक लीगल, देखें, कानूनी मत अपना प्रकट करें। उन्होंने ये चीज़ कहा। तो प्रीवियस वीडियो में हमने इस पे डिस्कस किया था और यहीं से शुरू होता है लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र। तो इसके लिए लॉर्ड मैकाले ने अपना वर्क किया और 1835 में इन्होंने अपना पत्र क्या किया, जारी किया। तो हम अब डिस्कस करेंगे कि इनके पत्र में क्या क्या चीज़ें थी। तो लॉर्ड मैकाले का पत्र जो है, इसके बाद आपका चार्ल्स वुड का, ठीक है, घोषणा पत्र आता है। याद रखिएगा, लॉर्ड मैकाले के बाद हम डिस्कस करेंगे किस पे, चार्ल्स वुड पे। और चार्ल्स वुड के बाद, यानी कि चार्ल्स वुड को जो इनका घोषणा पत्र था उसको चार्ल्स वुड डिस्पैच के नाम से बोला जाता है। वुड डिस्पैच के नाम से हम एक जो है टॉपिक सुनते रहे हैं, वो चार्ल्स वुड का ही घोषणा पत्र था। और जिसमें भारतीय शिक्षा का, इस डिस्पैच को, वुड के डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता था। अभी भी भाई कहा जाता है, क्योंकि फर्स्ट जो टाइम था भारतीय शिक्षा के लिए, यहाँ की शिक्षा के लिए एक बहुत स्ट्रक्चर तरीके से प्रस्ताव इसमें प्रस्तुत किया गया था। और फिर इसमें जो हायर एजुकेशन सिस्टम था उसके लिए बातें कही गई थी, यानी विश्वविद्यालय की स्थापना की बातें की गई थी इस पत्र में, चार्ल्स वुड के देखें तो घोषणा पत्र में। और फिर इसके बाद आपका भारतीय शिक्षा आयोग, यानी कि जिसको हम हंटर आयोग 1882 कहते हैं, उसका पदार्पण हुआ। तो देखिए ये कुछ चीज़ें थी जिस पे हम थोड़ा सा फोकस कर दिए और वीडियो आपका देखिए 13-14 मिनट चला गया। तो बड़ी तेज़ी के साथ हम आज के
जो लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र है उस पर डिस्कस करते हैं। जो मूल्यवान चीज़ें होंगी उसको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से। बाकी चीज़ें जो है काफ़ी तेज़ी से हम आगे आपके सामने से गुजारेंगे। ठीक है, तो आप लोग रिसीव करिएगा बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे हो सकता है इससे क्वेश्चन पूछा जाए। तो देखिए यहाँ लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र जो है, यानी लॉर्ड मैकाले का जो विवरण पत्र उन्होंने दिया 1,00,000 रुपए के व्यय के लिए, तो वो क्या चीज़ें थी। देखिए सबसे पहले कहा गया लॉर्ड मैकाले एक सुयोग्य शिक्षा शास्त्री, एक एजुकेशनलिस्ट, राजनीतिक एवं कुशल प्रशासक था। वह अंग्रेजी साहित्य का प्रकांड विद्वान था। वह ओजस्वी लेखक और वक्ता भी था। देखिए कहा गया 10 जून 1834 को गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य यानी लीगल एडवाइजर के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया था। वह ऐसे समय में भारत में इस दायित्व को ग्रहण करने आया था जब संपूर्ण अंग्रेज जाति अपने पराभाव पे थी। वे अपने साहित्य संस्कृति का आधिपत्य विश्व के अधिकांश भागों में जमा चुके थे और मैकाले इन सभी महत्वाकांक्षी गुणों से परिपूर्ण थे। ये अब आपने मैकाले के बारे में थोड़ा सा जाना, उनका इंट्रो हो गया। अब देखिए कहा गया उस समय गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने उसे उसकी योग्यता से प्रभावित होकर उसे लोक शिक्षा समिति यानी कमिटी ऑफ पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का चेयरमैन नियुक्त कर दिया। और इसी समय 1813 के आज्ञा पत्र के पाश्चात्य और पाश्चात्य यानी कि अगर यहाँ की बात करें ईस्टर्न और वेस्टर्न विवाद तथा स्वीकृति 1,00,000 रुपए की धनराशि को व्यय करने हेतु कानूनी सलाह देने का महत्वपूर्ण कार्य दिया। ठीक है, इस समस्या की कानूनी सलाह के लिए 2 फरवरी 1835 को मैकाले ने अपना विस्तृत विवरण पत्र प्रस्तुत किया, जिसने भारत में आधुनिक ब्रिटिश शिक्षा की अजस्त्र धारा प्रवाहित की तथा भारतीय शिक्षा में ब्रिटिश शिक्षा को स्थापित किया। ऐसे नाजुक निर्णय के क्षणों को इस महत्वपूर्ण देन के लिए उसको ब्रिटिश काल की भारतीय शिक्षा में सदैव याद किया जाता है। यानी उनके जो लॉर्ड मैकाले था उनके विवरण पत्र में जो उन्होंने अपना डिस्क्रिप्शन दिया, अपनी बातों को उन्होंने बताया, डिस्क्राइब किया 1,00,000 रुपए के लिए, तो जो उन्होंने वर्क किया उसको काफ़ी कहा गया यहाँ पे सदैव याद किया जाता रहेगा। अब देखिए मूल चीज़ें यहाँ से आती हैं। अब देखिए कहा गया मैकाले का विवरण पत्र यानी मैकाले मिनट्स। अब देखिए मैकाले मिनट जो था 1813 के आज्ञा पत्र के संदर्भ में 43वीं धारा के विवेचना एवं व्याख्या निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत करता है। अब देखिए इनके विवरण पत्र में क्या था, कहा गया ईस्ट इंडिया कंपनी शिक्षा के लिए केवल 1,00,000 रुपया सालाना व्यय करने के लिए तो बाध्य है, किंतु यह धनराशि वो किस आधार पर व्यय करेगी यह उसकी स्वेच्छा पर निर्भर होगा। तो यहाँ पे मैकाले जी ने कहा कि देखिए शिक्षा पे खर्च तो 1,00,000 रुपये होगा, लेकिन किस आधार पे वो खर्च होगा उसका जो भी निर्णय होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा होगा। ठीक है, फाइनल जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो फाइनल करेगी इस पैसे का व्यय उसकी स्वेच्छा से कहाँ खर्च होगा। सेकेंड 1813 के आज्ञा पत्र, ठीक है, यहाँ पे चार्टर की बात की गई है जिसको आज्ञा पत्र को यहाँ पे चार्टर कहा गया है। यानी 1813 के चार्टर में जो कथन साहित्य के पुनर्जीवन व परिमार्जन के लिए प्रयुक्त किया गया है, इस साहित्य का तात्पर्य केवल अरबी तथा संस्कृत से नहीं है। यानी जो यहाँ पे साहित्य की बात की गई है उस पर यहाँ पे क्लियर किया गया कि वह साहित्य का तात्पर्य अरबी और संस्कृत से नहीं है, इसमें अंग्रेजी साहित्य को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे इंग्लिश को इन्होंने क्या किया, यहाँ पे लैंड करा दिया और अरबी और संस्कृत के साथ इसने अंग्रेजी को यहाँ पे खड़ा कर दिया। क्योंकि एक बार ही हमारी भाषाओं को हटा के अंग्रेजी रख दिया जाए तो लोग क्या होंगे, असंतोष
लोगों के अंदर असंतोष पैदा हो जाएगा, इसलिए इन्होंने धीरे से अंग्रेजी को साथ में खड़ा कर दिया। और फिर देखिए इन्होंने कहा जो तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट कि भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहन यानी द आपका इनकरेजमेंट ऑफ लर्न नेटिव ऑफ इंडिया, इसमें प्रोत्साहन की जो बात की गई थी कि 1 लाख रुपए दिया जाएगा भारतीय यहाँ के जो काफ़ी इंटेलेक्चुअल लोग होंगे उनको प्रोत्साहन के लिए दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए उसको क्लियर किया गया कि भारतीय विद्वान शब्द का अर्थ ऐसे विद्वान व्यक्ति से है जिसे लॉक एवं मिल्टन की कविताओं का उच्च ज्ञान हो। ठीक है, यानी कि ये नहीं कि भारत के संस्कृत का ज्ञान हो, यहाँ के शास्त्र को जो कंठस्थ किया हो उस पर इंटेलेक्चुअल हो, काफ़ी निपुण हो, उनको ये जो होगा प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा। देखिए कहा गया भारतीय विद्वान शब्द का अर्थ ऐसे विद्वान व्यक्ति से है जिसे लॉक एवं मिल्टन की कविताओं का उच्च ज्ञान हो, न्यूटन की भौतिकी में निपुण हो, न कि उस व्यक्ति से जिसे हिंदू शास्त्र कंठस्थ हो तथा समस्त दैवीय रहस्यों का अनुपालन करने वाला हो। तो यहाँ पे ये चीज़ें कही गई। अब देखिए कहा गया कि आगे मैकाले ने कहा फिर भी यदि हम प्राच्यवादियों यानी कि यहाँ के जो प्राचीन यानी कि पुराने जो विचारधारा के यहाँ के जो लोग थे, जो इंटेलेक्चुअल लोग थे, उनसे हम सहमत हो जाएं तो भावी परिवर्तन के विरुद्ध निर्णायक कदम होगा। यानी कि जो परिवर्तन भावी होना था उसके विरुद्ध जो होगा वो कदम हो जाएगा, निर्णायक कदम हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये अपने बातों को कहते भी थे लेकिन काफ़ी थोड़ा घुमा के कहते थे, क्योंकि इनका फोकस तो मेन था ना कि अपना काम आगे बढ़ाना, ना ही यहाँ के लोगों को सम्मान देना और ना ही यहाँ के लोगों के जो संस्कृति थी उसका पुनरुद्धार करना, ऐसा नहीं था। इनका काम था इंग्लिश को लाना और इंग्लिश संस्कृति को यहाँ पे क्या करना, हमारे लोगों में शामिल कर देना, इंग्लिश कल्चर को हमारे यहाँ डाल देना। देखिए कहा गया प्राच्यवादियों यानी ओरिएंटलिस्ट ने अंग्रेज विद्वानों का जोरदार खंडन करते हुए उसने पाश्चात्यकरण की पुष्टि करते हुए निम्नलिखित अकाट्य अतिरंजित अंग्रेजी अहम एवं संस्कृत से परिपूर्ण तर्क प्रस्तुत किए थे। देखिए कहा गया था भारतीयों में प्रचलित क्षेत्रीय भाषाएं साहित्य एवं वैज्ञानिक दुर्बलता का शिकार हैं, वे पूर्ण अपरिपक्व तथा असभ्य हैं। ये कौन कह रहा है? ये मैकाले के द्वारा आदि के द्वारा कहा गया। उन्हें किसी भी शब्द भंडार द्वारा इस स्थिति में संवर्धित नहीं किया जा सकता। ऐसी परिस्थिति में उस भाषा द्वारा किसी अन्य भाषा के साहित्य एवं विज्ञान के अनुवाद की कल्पना कर पाना असंभव है। तो ये यहाँ के लैंग्वेज पे इन्होंने कहा कि ये भाषा बेहतर नहीं है, क्योंकि इन भाषाओं से किसी साहित्य के या किसी विज्ञान के अनुवाद का कल्पना करना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि पहली चीज़ वो जानते नहीं थे यहाँ भाषा के बारे में बहुत सारा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपने आज्ञा पत्र में डाल दिया और बहुत सारी चीज़ों को बताया भी कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। देखिए इस विवरण पत्र में अन्य स्थान पर भारतीय भाषाओं एवं साहित्य का घोर अपमान करते हुए लिखा गया है। तो इन्होंने देखिए एक चीज़ लिखा कि यद्यप मैं संस्कृत एवं अरबी भाषा के ज्ञान से अनभिज्ञ हूँ। ठीक है, तो ये कह भी रहे हैं कि मैं यहाँ के संस्कृत और अरबी भाषा का ज्ञान मुझे नहीं है, फिर भी ये कह रहे हैं किंतु श्रेष्ठ यूरोपीय पुस्तकालय की मात्र एक अलमारी भारतीय एवं अरबी भाषा के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है। ये कह रहे हैं यूरोपीय पुस्तकालय की, ठीक है, पुस्तकालय की सिर्फ एक अलमारी कह रहे हैं कि वो भारत के अरबी जो भाषा है उसके संपूर्ण भारतीय एवं अरबी भाषा के संपूर्ण जो लिटरेचर है, जो साहित्य हैं, उनसे काफ़ी मूल्यवान है, सिर्फ वहाँ की एक अलमारी में रखी हुई पुस्तकें। ठीक है, तो देखिए ये कितने तगड़े थे ये इंग्लिश को लाने के लिए, कितना तगड़ा ये तर्क रख रहे थे यहाँ की भाषाओं को नीचा दिखाने के लिए। देखिए कह रहे हैं अंग्रेजी भाषा की महत्ता को व्यक्त करते हुए मैकाले ने भी देखिए क्या क्या चीज़ें कही।
क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि मैकाले ने ही इंग्लिश को बहुत तगड़े तरीके से इंडिया में लॉन्च किया। कहा गया यह भाषा पाश्चात्य भाषाओं में सर्वोपरि है। जो इस भाषा को जनता, पाश्चात्य यहाँ पे की बात की गई है, यानी पश्चिमी भाषाओं में सर्वोपरि है। जो इस भाषा को जानता है वह सुगमता से उस विशाल भंडार को प्राप्त कर लेता है जिसकी रचना विश्व के श्रेष्ठतम यानी बेहतर, जो श्रेष्ठ हैं उनके द्वारा किया गया है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ये काफ़ी बेहतर लैंग्वेज है क्योंकि इसको जो सीखता है वो इसके भंडार को, शब्द भंडार को बड़े आसानी से प्राप्त कर लेता है, सीख लेता है, क्योंकि इसको बहुत बेहतर व्यक्तियों ने क्रिएट किया है। देखिए क्या है, संक्षेप में मैकाले ने पाश्चात्यवादी दृष्टिकोण में, पाश्चात्यवादी पश्चिमीकरण दृष्टिकोण में अंग्रेजी के महत्व को अग्रलिखित बिंदुओं से समझाया जा सकता है, जो कि उनके विवरण पत्र में बिखरे पड़े हैं। लेकिन अगर उसका सही से निष्कर्ष निकाला जाए तो ये चीज़ निकल के आएंगी कि उनके विवरण पत्र में अंग्रेजी को लेकर क्या क्या चीज़ें थी। सबसे पहले, अंग्रेजी समस्त विश्व में शासकों की भाषा है, यह सर्वश्रेष्ठ साहित्य से संवर्धित है। अंग्रेजी पढ़ने हेतु भारत के अधिकांश लोग आतुर हैं और अंग्रेजी संस्कृति ने विश्व यानी कि इंग्लिश और इंग्लिश कल्चर ने विश्व के अनेक राष्ट्रों को जंगलियों की दशा से उठाकर सभ्य बनाया है। ठीक है, इनके लैंग्वेज ने लोगों को काफ़ी बेहतर बना दिया, सभ्य बना दिया है इनकी लैंग्वेज और कल्चर ने। कहे हैं कि अंग्रेजी भाषा भारत में नवीन संस्कृति का पुनरुत्थान कर सकेगी। ठीक है, यानी कि एक नवीन संस्कृति को पुनर्जीवित करेगी, रीसर्जेंस करेगी। और प्राच्य शिक्षा ग्रहण करने के लिए बालकों को छात्रवृत्ति आदि देकर प्रोत्साहित किया जाता है। कह रहे हैं जो यहाँ की जो शिक्षाएं थी पुरानी, उसके लिए छात्रवृत्ति देना पड़ता है छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए, तब वो चीज़ें यहाँ सीखने तब वो सीखते हैं उन चीज़ों को, उस साहित्य को, उस ज्ञान को, उस भाषा को। किंतु ये कह रहे हैं कि अंग्रेजी पढ़ने के लिए छात्र स्वयं खर्च वहन करने को तैयार हो जाते हैं। यानी इंग्लिश में इतना देखें तो क्षमता है, इतना पावर है, इतना उसके अंदर लोगों को आकर्षित करने की क्षमता है कि छात्र स्वयं इसको पढ़ने के लिए क्या करते हैं, अपना खर्च वहन करने को तैयार हो जाते हैं। कहे हैं केवल मुस्लिम एवं हिंदुओं को न्याय दिलवाने हेतु उनके अरबी हिंदू शास्त्रों को अंग्रेजी में अनुवाद कराने से ही काम चल सकता है, न कि उनकी फौज तैयार करके। ये कह रहे हैं कि जो हिंदू हैं, हिंदू शास्त्र हैं, जो अरबी है, उनको अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दीजिए, उसी से काम चल जाएगा, ना ही इनका फौज तैयार करने से, पढ़ा लिखा के इसका बहुत ज़्यादा काम नहीं है। यहाँ पे कह रहे हैं, देखिए कह रहे हैं अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करने का हमारा अभिप्राय इस देश में एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना है जो रक्त एवं रंग में तो भारतीय हों, पर वह रुचियों, विचारों, नैतिकता एवं विद्वत्ता में अंग्रेज जैसा हो। ठीक है, तो ये देखिए इनका मेन देखें तो फोकस यही था। अब देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही इनको काम दिया था कि भाई 1813 के 1 लाख रुपए का निपटारा कर दो सही से यानी निपटारा यानी कि एक्सप्लेन सही से कर दो। तो इन्होंने एक्सप्लेन तो कर दिया। अब देखिए यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा मैकाले के विवरण पत्र को स्वीकृति, और ये स्वीकृति ऐसी थी कि टू द पॉइंट जो लॉर्ड मैकाले ने विवरण पत्र में बातों को कहा, लिखा, उसको लॉर्ड विलियम बेंटिक ने पूरा का पूरा स्वीकार भी कर लिया। देखिए कहा गया है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मार्च 1835 को मैकाले विवरण पत्र, ठीक है, यानी कि 1834 में इनको काम दिया गया और इन्होंने 1835 में काम दिया और रिसीव इनका काम हो गया। कहा गया 1835 में मैकाले विवरण पत्रिका को सशब्द स्वीकृति प्रदान करके पाश्चात्यवादी स्वरूप एवं
शिक्षा प्रयासों पर मुहर लगा दी गई। ठीक है, पश्चिमीकरण का जो वेस्टर्नलाइजेशन का जो स्वरूप था, शिक्षा के प्रयासों पर मुहर लगा दी गई और इस प्रकार ब्रिटिश सरकार की प्रथम शिक्षा नीति के रूप में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर यह बन गया। देखिए आगे अगर विलियम बेंटिक के प्रयास की बात की गई है यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर आपको यहाँ पे मिले तो उसको अपने माइंड में रख सकते हैं, क्योंकि वीडियो आपका देखिए 30 मिनट का हो गया, काफ़ी लंबा हो गया और अगर हम डिस्कस करेंगे तो और काफ़ी लंबा हो सकता है। तो यहाँ पे आप इसको पढ़ लीजिएगा और हम फाइनल पॉइंट पे चलते हैं। देखिए थोड़ा सा पढ़ देते हैं। लॉर्ड विलियम द्वारा बेंटिक द्वारा प्रस्तावित भारतीय शिक्षा के स्वरूप ने पत्रिका को सशब्द स्वीकृति प्रदान करके पाश्चात्यवादी स्वरूप ने निम्नलिखित आकार ग्रहण किया। पहला, ब्रिटिश सरकार का प्रमुख उद्देश्य भारतीयों में यूरोपीय साहित्य एवं ठीक है यूरोपीय लिटरेचर था एवं विज्ञान का प्रचार करना है। अतः शिक्षा का निर्धारण धनराशि केवल इसी उद्देश्य के लिए व्यय की जानी चाहिए। सेकंड, परंतु प्राच्य विद्यालयों को न तो समाप्त किया जाए और न ही उनके बहिष्कृत किया जाए। ठीक है, तो ये कह रहे हैं जो यहाँ के प्राचीन जो पुराने यहाँ के जो विद्यालय थे, जो हमारे यहाँ जो चल रहे थे, इनको समाप्त नहीं किया जाए, उसका बहिष्कृत न किया जाए, उसको वैसे ही रहने दिया जाए। क्योंकि अगर उसको बहिष्कृत किया जाए, ये हम बता रहे हैं कि इनकी सोच क्या थी कि अगर उनको बहिष्कृत किया जाएगा तो हमारे यहाँ लोगों में असंतोष तुरंत पैदा हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे चीज़ों को खड़ा कर रहे थे, क्योंकि भाई बहुत चालाक थे, चालाक नहीं होते तो इतना दिन यहाँ पे राज कैसे करते। कहा गया उनमें उपलब्ध सुविधाओं हेतु आवश्यक धन की व्यवस्था जारी रहेगी। ठीक है, तो कह रहे हैं कि आवश्यक जो सुविधा होंगे उसके लिए आवश्यक जो धन रहेगा उपलब्ध कराया जाएगा आवश्यक सुविधाओं के लिए। आगे से प्राच्य विद्या संबंधी साहित्य का मुद्रण एवं प्रकाशन समाप्त कर दिया जाएगा। अब देखिए कहते रहे विद्यालय भी रहेगा जो चल रहे हैं और उनको चलाने के लिए धन भी दिया जाएगा, उनको जो आवश्यक जरूरत रहे उनके लिए धन भी दिया जाएगा। लेकिन कह रहे हैं फिर कि आगे प्राच्य विद्या संबंधी साहित्य का प्रकाशन मुद्रण होगा ही नहीं, तो भाई पढ़ाई कैसे चलेगा आगे। देखिए कहा गया क्योंकि इसके लिए अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था नहीं की जा सकती है। ये कह दिए कि उसके लिए कोई धनराशि नहीं दी जाएगी, तो बस वो एक विद्यालय रह जाएगा, वहाँ पे समझिए कुछ काम नहीं हो पाएगा। उपयुक्त स्थितियों के बाद भी जो शेष धनराशि बचेगी उसका प्रयोग भारतीयों में अंग्रेजी भाषा के माध्यम से अंग्रेजी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर तथा साइंस के प्रचार प्रसार करने में व्यय किया जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे हो गई। अब इस प्रकार आपका विलियम बेंटिक ने इस शिक्षा नीति के माध्यम से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था की गई, ये था। अब देखिए यहाँ पे जो चीज़ें हैं, आपका समकालीन शिक्षा प्रगति की समीक्षा, जो पूरी की पूरी समीक्षा 1813 से 1853 तक की है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। अब हम फाइनल पॉइंट पे चलते हैं। देखिए कहा गया कि आपका अंत में सन 1833 में भारत में मिशनरियों के प्रवेश की खुली छूट मिल गई और अनेक देशों के मिशनरियों ने अपने धर्म के साथ साथ शिक्षा के प्रसार प्रसार में भी व्यापक योगदान दिया। फिर आपका 1853 तक अंग्रेजी शिक्षा की पताका अपने पूर्ण वर्चस्व के साथ भारत में लहरा रही थी। कब तक? यानी कि 1835 में मैकाले ने अपना विरोध पत्र प्रस्तुत किया, उसको रिसीव किया गया और उसके बाद 1853 तक अंग्रेज शिक्षा का पताका जबरदस्त तरीके से भारत में लहरा रही थी। और यहाँ पे जो डॉक्टर SN ने अपना कुछ चीज़ें प्रस्तुत की हैं, उसमें कहा है कि शिक्षा का छननी सिद्धांत अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुका था और जन शिक्षा के कार्य को असंभव बनाया गया था तथा स्वदेशी शिक्षा पद्धति का सर्वनाश कर दिया गया और पाश्चात्य शिक्षा का सम्मान बढ़ता गया और प्राच्य विद्या व्यर्थ की वस्तु बन गई और शिक्षा ने अंग्रेजी वस्त्र धारण किए तथा क्षेत्रीय एवं लोक भाषाएं तथा संस्कृत को दुत्कारा गया। तो फाइनली जो टाइम चला आपका इसके बाद 1835 के बाद
तो आपका काफ़ी लंबा चला, 1853 तक ये चीज़ें सब चलती रहीं और पूरा का पूरा ये आपका जो हमारे यहाँ ये चीज़ें प्राप्त हुई, ठीक है, ये चीज़ें निकल के बाहर आई। और फिर क्या हुआ आपका, इसी के बाद 1854 में वुड का घोषणा पत्र आया, चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र आया, जिसको वुड डिस्पैच कहा गया और जो कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा गया जिसको। तो अब आगे वाली वीडियो में भारतीय शिक्षा का हम मैग्ना कार्टा पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि इस वीडियो में जो भी चीज़ें थी उस पर हमने फोकस कर लिया। हो सकता है अगर कोई चीज़ बची रह गई तो आप लोग कमेंट करिएगा, या हमसे अगर कहीं पे कुछ डिस्कस जब हमने आपके साथ किया तो कुछ एक्सप्लेन करने में कहीं पे मैंने कोई चूक किया है तो ज़रूर उसको पॉइंट करिए, कमेंट करिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक गलती हमारे वीडियो में की गई हज़ारों लोगों के दिमाग में छप जाए, ठीक है, तो वो प्रिंट नहीं होनी चाहिए, क्रिएट नहीं होनी चाहिए। आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। तो चलिए, जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।